राधे राधे बच्चों, स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है आपके मैग्नेटिक मोमेंट पे। पहले मैं आपको थोड़ा सा मैग्नेटिक मोमेंट बता दूं। मैग्नेटिक मोमेंट को हम म्यू से दिखाते हैं। इसको निकाला जाता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n+2। ये है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बोहर मैग्नेटोन इसकी यूनिट होती है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा यूनिट क्या है मैग्नेटिक मोमेंट की, तो वो है बोहर मैग्नेटोन। चलो आगे चलते हैं। अब NiCl4 2- का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। ठीक है, हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से पता लगा सकते हैं। अगर मैं निकल को देखूं, NiCl4 2-, निकल को मैंने ले लिया x 4 -1 वाले इज इक्वल्स टू -2, तो x आया आपका +2। अब निकल जिसका Z है 28 4s2 3d8। ध्यान रखना, फोर्थ शेल जो है वो बाद में आता है 3 के, इसलिए मैं इसमें से पहले इलेक्ट्रॉन निकालूंगा Ni2+ बनाने के लिए। 3d8 3d8 को अगर मैं लगाऊं तो ऐसे लगेंगे। 1 2 3 4 5। पहले मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन भरे, मतलब हुंस रूल को देखा, फिर 6 7 8। ठीक है, अब मेरे पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बात को समझना। अब ये जो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये क्या क्या चीजें बता रहे हैं। एक, ये कलर शो करेगा, ठीक है, जो हमने डी ब्लॉक में पढ़ा था। ये पैरामैग्नेटिक है, ठीक है, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट 2 पॉइंट समथिंग होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ही पता चल जाता है कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। तो अगर हम बाकियों को देखें, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा 1, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 4, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 2, और इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 5। तो सिर्फ बोहर मैग्नेटोन की वैल्यू देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ऊपर हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले तो हमने बता दिया चारों में से कौन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। CONS3 होल पेंटा NO3 स्क्वायर ब्रैकेट SO4, एक ये है, इसमें SO4 अंदर आ गया। अच्छा, जब SO4 बाहर था तो इसके ऊपर चार्ज था +2 का, क्योंकि SO4 -2 होता है। अब इसके ऊपर चार्ज है +1 का, तो इसके चार्ज में फर्क आ गया, तो ये आयनाइजेशन आइसोमर है। जरा ध्यान दो, वो कहता है ये कौन सा आइसोमर है। लिंकेज आइसोमर तब होता जब यहां पर कोई ऐसा लिगेंड होता जो दो जगहों से जुड़ सकता है, जिसे हम एम्बिडेंट बोलते हैं। ठीक है, ये ऑप्टिकल आइसोमर तब होता जैसे FePn होल थ्राइस होता, जो अपने आप को ऑप्टिकली चेंज कर सकता है, एनेंटियोमर बनाता है। कोऑर्डिनेट आइसोमर तब होता जब हमारे पास दो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, तो ये आयनाइजेशन आइसोमर है। अगला देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंट्रल एटम एग्जिबिट एन ऑक्सीडेशन स्टेट +3। इनमें से किस में सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। देखते हैं, यहां 2 है, यहां 4 है, तो इसकी +2 आ रही है। ठीक, यहां 4 है, यहां 6 है, तो भी +2 आ रही है। यहां पर इसका -2 होता है चार्ज, मल्टीप्लाई में 3। ठीक है, तो 6 हो गया, और यहां -3 है, इसकी +3 आ रही है। आंसर मिल गया। एक और को कर लेते हैं। NH3 का चार्ज 0 होता है, तो यहां 0 +2 आ रही है कॉपर की। समझ में आ गया। आपको करना क्या है, आपको जो भी निकालना है, जैसे मैं एक को ले रहा हूं FeC2O4 होल थ्राइस। इस लिगेंड की टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। लिगेंड की टेबल में अभी आपको दिखा देता हूं। ये, इसको मानना है आपको x, इसको मानना है आपको -2, और जितने भी है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, और बाहर जो भी चार्ज है उसको सामने लिख देना है। ठीक, तो x कितना आ गया आपका, -3 + 6 इज इक्वल्स टू +3। ठीक है,
जरा ध्यान दो इस पे। ठीक है, अब आगे ध्यान दो। अब इसी को आप यहां से देख लो, ये एक लिगेंड की टेबल है। इसमें पॉजिटिव लिगेंड आपको देखने को मिल जाएंगे, न्यूट्रल लिगेंड आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये वाले लिगेंड आप चाहो तो मत करना, कम आते हैं इसमें से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिगेंड कर लेना और ये लिगेंड। एक काम करो, इसको स्क्रीन को रोको और स्क्रीनशॉट लो इसका, एक एक इसका स्क्रीनशॉट लो, इनके सबके चार्ज और नाम याद कर लो। तो जो ये छोटी छोटी चीजें आ रही है ना, उसके बाद तो आपने रेडॉक्स चैप्टर 11th में ही पढ़ रखा है, बाकी सब सेम है। आगे चलते हैं। What type of isomer is shown by the following pair of complex? अच्छा, यहां ध्यान दो, CONH3 6 और CrCN6, दो स्क्वायर ब्रैकेट दिखाई दे रहे हैं आपको, यहां पे भी दो स्क्वायर ब्रैकेट दिखाई दे रहे हैं। मैंने आपको बताया था अगर दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो तो कोऑर्डिनेट आइसोमर बनता है, तो इसका आंसर होगा कोऑर्डिनेशन आइसोमर। आगे, द कंपाउंड CrH2O होल 6 Cl3, दूसरे में Cl अंदर गया, H2O बाहर गया, तीसरे में दो H2O बाहर गए। अगर किसी में लिगेंड और आउटर आयन में H2O दिखाई देता है तो वो आपका होता है हाइड्रेट आइसोमर या सॉल्वेट आइसोमर। इसको आप आयनाइजेशन आइसोमर भी बोल सकते हो क्योंकि चार्ज बदल रहा है। वैसे इसका अगर एक ही आंसर बताना है तो हाइड्रेट आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर इज नॉट शोन बाय विच कॉम्प्लेक्स? अच्छा, अगर मैं 3 OX लगा रहा हूं और 3 CR के चारों ओर कोई भी ऐसी चीज लगा रहा हूं जो बाइडेंटेट है और 3 है, जैसे OX ही ले लो आप, तो इसका इन्वर्ट होके मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये दोनों तो दिखाते हैं। अब वो कहता है EnCl2 EnCl2, एक सिस फॉर्म में एक ट्रांस फॉर्म में। पहले मैं आपको सिस और ट्रांस बनाने सिखाता हूं। देखो, ये है आपका CO और इसके साथ ये 6 चीजें जुड़ी है। दो En है और दो Cl है। तो अब बताओ कौन सा सिस और ट्रांस है? देखती समझ में आ गया होगा आपको। पहले वाला ट्रांस है और ये दूसरे वाला सिस है। ठीक, ठीक है। अब देखूं तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखा रहा, ट्रांस सिस दिखाएगा, तो आंसर होगा सिस फॉर्म बी। इन दोनों को देखो, स्क्रीन पॉज कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज को देख लो। अब पता चल गया। तो हमारे पास ये सिस वाला फॉर्मेट भी दिखा रहा है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एक मिनट, सिस वाला भी दिखा रहा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये OX वाला भी दिखा रहा है, EN वाला भी दिखा रहा है। उसने बोला है कौन सा नहीं दिखा रहा, तो वो ट्रांस है जो नहीं दिखा रहा। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज अ चिलेट कॉम्प्लेक्स? देखो, जिसमें जिसमें बाइडेंटेट लगा होगा वो चिलेट इफेक्ट दिखाएगा, जैसे EN। तो इन चारों में से ये नहीं दिखा रहा, ये नहीं दिखा रहा, ये नहीं दिखा रहा। EN दिखा सकता है, OX दिखा सकता है, EDTA दिखा सकता है। ठीक है, जिसकी लिंकेज एक से ज्यादा जगहों से हो, बाइडेंटेट, टेट्राडेंटेट या पॉलीडेंटेट, वो दिखा सकते हैं चिलेट इफेक्ट। ध्यान दे लो पहले इस पे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जिबिट लिंकेज आइसोमर? लिंकेज आइसोमर वो दिखाते हैं जिसमें एम्बिडेंट हो। ठीक है, NH3 एम्बिडेंट नहीं है, Cl नहीं है, नहीं है, नहीं है, एग्जिबिट लिंकेज आइसोमर। NO2 दिखा सकता है बेटा, ONO और NO2, ये हो गया आपका लिंकेज आइसोमर। ठीक है, इसके अलावा Cl NH3 और En, और यहां पर दिख रहे मुझे लिगेंड, उनमें से कोई भी एम्बिडेंट लिंकेज नहीं है, एम्बिडेंट लिगेंड नहीं है। एम्बिडेंट लिगेंड जो होते हैं वो लिंकेज आइसोमर दिखाते हैं। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीडेंटेट लिगेंड? कौन है जो कई जगहों से जुड़ सकता है? ठीक है,
ये क्या है आपका, एक जगह से जुड़ता है। ये है EN, ये 2 जगहों से जुड़ता है। EDT ये पॉलीडेंटेट है, ये 4 जगहों से जुड़ता है। ठीक है, ये भी 2 जगहों से जुड़ता है। आगे चलते हैं। द फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स आयरन 3 हेक्सासाइनाइडोफेरेट 2 इज, अच्छा पहले ले लो CN, हेक्सासाइनेटो तो है, फेरेट है, फेरेट 2। एक आयरन अंदर बैठा है, एक आयरन बाहर बैठा है। हम्म 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 हम्म। इस पे है +2 का चार्ज, इस पे है +3 का चार्ज, और इस पे है -1 वाले 6। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 2 और 6 4। ठीक है, अब 9th क्लास में हम करते थे क्रॉस, इसका चार्ज इसको दे दो, इसका चार्ज इसको दे दो, तो Fe4 FeCN होल 6 टाइज। Fe4 ये आपका B बैठ रहा है। ठीक है, एक बार इसकी कैलकुलेशन चेक करो। ठीक है, कंफ्यूजन यहाँ पे इसलिए हो रही थी क्योंकि आउटर आयन और लिगेंड आयरन ही है। द फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स डाइक्लोरो बिस, बिस वर्ड तब यूज होता है जब नाम के अंदर ही डाई ट्राई टेट्रा आ रहा हो, जैसे इसमें डाई आ रहा है, प्लेटिनम 4। अब प्लेटिनम 4 बोला है इसने, Pt जिसका चार्ज है +4। ठीक है, इसके साथ क्या लगा है, En, En लगे हैं 2, 2 क्लोरीन लगे, डाइक्लोरो En होल ट्वाइस Pt, इसका चार्ज 0 होता है, इसका चार्ज -1 होता है, जोड़ने पे कितना आ रहा है, प्लस का 2। नाइट्रेट भी है, नाइट्रेट बाहर है। ठीक है, लो PtCl2 En2 नाइट्रेट। अब यहाँ पे चार्ज बैलेंस नहीं हो रहा बेटा, इसका आंसर तो C लग रहा है, लेकिन ये नाइट्रेट दोनों बाहर होनी चाहिए, क्योंकि उसके नाम के हिसाब से डाइक्लोरो बिस इथाइलिन 1,2 डायमीन प्लेटिनम, यहाँ तक तो तुम्हारा आ गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ये बन गया आपका आउटर आयन। तो ये दोनों, अच्छा ये वाला ले लो फिर आप, इसको ध्यान दो, ये 2 बाहर है। अब ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो ये हो गया आपका होल ट्वाइस, ये -1 का है -2 के साथ, बी आंसर है इसका। दोबारा समझा देता हूँ, प्लेटिनम पे चार्ज देखा मैंने, EN पे चार्ज देखा मैंने, Cl पे चार्ज देखा मैंने, और इसका चार्ज देखा, चार्ज इन सब का आ रहा था +2। अगर इसका -2 आता है तो बैलेंस हो जाता है, तो -2 करने के लिए मुझे NO3 कितने चाहिए, 2। आगे चलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe, इस वक्त इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, क्योंकि Fe के साथ जो बैठे हैं वो 5 CO बैठे हैं, उन सब का चार्ज 0 होता है, और Fe को अगर मैं X मान लूँ तो इसका चार्ज भी 0 आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड इज एन एम्बिडेंट, कौन है जो 2 जगहों से जुड़ सकता है, NO2, NO2 की जगह CN भी हो सकता है, CNS भी हो सकता है। ठीक है, द फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टेट्रा अमाइन, 4 अमाइन, चारों में 4 अमाइन है, इसमें नहीं है तो ये तो हट गया, टेट्रा अमाइन एक्वा, एक्वा भी सब में है तीनों में, क्लोराइडो, कोबाल्ट, क्लोराइड। अब देखो, टेट्रा अमाइन 4 अमाइन, एक्वा एक H2O, एक क्लोरीन, और कोबाल्ट, इसका चार्ज देख लो बस आप एक बारी, उससे पता चल जाएगा बाहर कितने क्लोरीन होंगे। इसका चार्ज कितना है, 3,
+3 कहाँ से पता चला? इस रोमन लेटर में जो पैरेंथेसिस में लिखा उससे। प्लस 4 0 प्लस 0 प्लस माइनस का 1। ठीक है, कितना आ रहा है इसका चार्ज टोटल करके? प्लस का 2, तो 2 क्लोरीन होने चाहिए, क्योंकि फिर वो माइनस का 2 इस प्लस के 2 को बराबर कर देगा, 0 कर देगा। ये आंसर है इसका। ठीक है, एम्बिडेंट लिगेंड लाइक NO2 और CNS आर यूनिडेंटेड, दोनों के दोनों यूनिडेंटेड है, एक वक्त में एक पे जुड़ेंगे। आगे, अच्छा कोई पूछे डाइडेंटेट कौन है? इथाइलिन डायमीन और ऑक्सैलिक आयन। ठीक है, ऑक्सिलेट आयन। पॉलीडेंटेट कौन है? EDTA। आगे चलते हैं। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO इन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालोगे? यहां पे मुझे 3 लिगेंड दिखाई दे रहे हैं जो 2 जगहों से जुड़ते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 6। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को आता तो x प्लस प्राइस ऑफ 0, चार्ज दिया हुआ +3, तो x हो जाता +3। अरे ये इक्वल टू यहाँ आना था। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लिया। आगे चलते हैं। द पेयर CONH3 होल टेट्रा Cl2Br2, अच्छा, एंड दिस विल शो, ब्रोमीन है क्लोरीन है, ब्रोमीन और क्लोरीन बदले अपनी जगह। हाइड्रेट आइसोमर नहीं है ये, कोऑर्डिनेट आइसोमर नहीं है ये, लिंकेज आइसोमर नहीं है ये, आयनाइजेशन आइसोमर है। ठीक है, अगर लिगेंड अपनी पोजीशन बदलता है आउटर आयन के साथ और उसमें कोई ऐसा चेंज नहीं आता, जैसे अगर H2O लिगेंड होता तो हाइड्रेट बन जाता, लिंकेज का मतलब होता है CN या NC हो जाता, और मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेट आइसोमर तभी बनेगा जब 2 कोऑर्डिनेशन स्फेयर हो। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स, इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन है? तो मोस्ट स्टेबल के लिए हम यहाँ पे देखेंगे, ये CO है, C2O4, लिगेंड्स अलग है क्योंकि सबका सेंट्रल मेटल एटम तो सेम है। इस लिगेंड को देखो आप, ये चिलेट इफेक्ट दिखा रहा है। ठीक है, मैंने बताया था आपको, एक EN, EDTA और OX, तीनों के तीनों चिलेट इफेक्ट दिखाते हैं, इसलिए वो स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। हाउ मैनी आयंस प्रोड्यूस फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स दिस, पहले इस कॉम्प्लेक्स को लिखो। कॉम्प्लेक्स का जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर है वो तो टूटेगा नहीं, तो वो तो ऐसे का ऐसा रह जाएगा। एक आयन तो यही हो गया आपका, 2+, और 2 हो गए क्लोरीन, तो यहाँ पे 3 आयन है। ठीक है, आसान है। आउटर आयन सारे के सारे गिन लो और एक कॉम्प्लेक्स को गिन लो, आपके टोटल नंबर ऑफ आयंस आ गए। प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ आयंस, प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस पर फॉर्मूला यूनिट इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ दिस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयन कितने होंगे? एक आयन ये, 3 आयन ये, 4 होंगे। When 1 mole of COCl3.5 NH3 was treated with silver nitrate solution, 2 mole of AgCl, अब 2 कम कर दो, ये CO5NH3 और एक Cl, 2 जो रिएक्ट कर गए वो आउटर आयन है। मैंने बताया था कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कोई भी लिगेंड या सेंट्रल मेटल एटम खुलता नहीं है आयनिक फॉर्म में, ये खुले होते हैं आउटर आयन, तो 2 तो इसमें आउटर आयन हो गए, आंसर हो गया ये बी। ठीक है, असर्शन रीजन पे ध्यान देंगे। कहता है ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि ट्रांसफॉर्म नहीं दिखाती ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, सिस दिखाती है। कब? जब आपके पास 2 डाइडेंटेट हो, यहां दिखाई दे रहे हैं 2 डाइडेंटेट OX, तो ट्रांसफॉर्म नहीं दिखाती। असर्शन इज रॉन्ग। रीजन, ऑप्टिकल आइसोमर इज कॉमन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल ठीक। टेट्राहेड्रल से ज्यादा ऑक्टाहेड्रल में, टेट्राहेड्रल नहीं दिखाता, दिखाता है कि कुछ केसेस में दिखाता है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये फिर वही वाले क्वेश्चन आ गए। ले लो। देखो, वो कह रहा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल, क्रिस्टल फील्ड डेल्टा T इक्वल्स टू
कितना डेल्टा ओ। इसलिए हम एनसीईआरटी में देखते हैं डेल्टा टी कितने डेल्टा ओ के बराबर है। एनसीईआरटी ने क्या बताया 4/9। 4/9 याद रहेगा, छोटी सी चीज है, इतना कोई मुश्किल काम तो है नहीं। आगे द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा ऑफ सेवरल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आयन इज गिवन बिलो। सबकी वेवलेंथ दे रखी है। द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इज मैक्सिमम। अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है क्या? टीएफटी आपको बताती है एनर्जी, एनर्जी का गैप बताती है। अब एनर्जी का रिलेशन फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली और वेवलेंथ के साथ इनवर्सली। तीनों में से वेवलेंथ सबसे कम किसकी है? QCN6 की। QCN6 है आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी का वेवलेंथ के साथ रिलेशन निकाला, वेवलेंथ के साथ रिलेशन निकाल के हमने देखा कि वो इनवर्स रिलेशन है, तो जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है उसकी एनर्जी सबसे, और एनर्जी ही बताती है सीएफटी। सीएफटी एनर्जी का गैप बताती है। आपके जो 5 डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स थे उनको 3 और 2 में तोड़ दिया गया, T2G और EG बना दिया गया, उनके बीच में जो एनर्जी का गैप आया है, तो अब पांचों पहले के जैसे डीजेनरेटेड ऑर्बिटल नहीं रहे, उन गैप को हम एनर्जी या सीएफटी कह लेते हैं। द एब्जॉर्प्शन ऑफ मैक्सिमम सेवरल। आगे CFSE ऑफ दिस इज 18। CFSE फॉर COCl इज व्हाट? अच्छा, यहाँ पर ये क्या है? ये ऑक्टाहेड्रल है, और ये क्या है? ये टेट्राहेड्रल है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ये 4/9 टाइम्स होता है, तो 4/9 टाइम्स ऑफ 18,000 काटेंगे, ये 2000 आएगा, आंसर आएगा 8000। अभी सेम क्वेश्चन कराया था, देखो सेम क्वेश्चन ही रिपीट हो रहे बदल बदल के। ये 2018 में आ गया, वो सैंपल पेपर में आया था, और उसका क्वेश्चन उठ के ये 2020 के सैंपल पेपर में आ गया, ठीक है, और 2023 के पेपर में ही आ गया। तो 3 क्वेश्चन एक जैसे हो गए, ध्यान दो इस बात पे। तभी कह रहा हूँ ये क्वेश्चंस कर लो, आपको एज इट इज क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंज आएगा, इसलिए मैं क्वेश्चन को जो भी होता है पिछला कुछ होता है तो बता देता हूँ। आगे लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर रेयरली ऑब्जर्व, बिल्कुल ठीक बात है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, बेटा लास्ट के क्वेश्चन में माइक हट गया था, एक बार दोबारा समझा रहा हूँ। कहाँ से हटा? यहाँ से देखो, द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल क्रिस्टल डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ। ठीक, ये 4/9 कहाँ से आया? हमें एनसीईआरटी से देखने को मिला था। एनसीईआरटी में डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ है। आगे तो यहाँ आंसर आएगा आपका 4/9। अगला क्वेश्चन हमने देखा कि वो कह रहा है यहाँ पर बहुत सारे आपको कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं जिनकी वेवलेंथ दे रखी है, ठीक है। द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इज मैक्सिमम। ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है क्या? ये एक एनर्जी है, और ये जो एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। ये जो एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। इस बात को समझा हमने। तो इसमें सबसे कम वेवलेंथ है 310, आंसर होगा बी। तीसरा सेम आ गया। तीसरा द CFSE ऑफ COCl6 इज इतना। अब ये कौन है? ये ऑक्टाहेड्रल है, ध्यान दो, ये आपका ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल का डेल्टा ओ कितना है? 18,000। डेल्टा टी वो मांग रहा है क्योंकि ये टेट्राहेड्रल है, 4 लिगेंड है, टेट्राहेड्रल है, वो होगा 4/9। तो कर दो इसको 4/9 18,000 को, वो आएगा 4 × 2000 इज इक्वल्स टू 8000। आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर रेयरली ऑब्जर्व। लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कम देखे जाते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। दोनों बातें ठीक है, असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, और रीजन असर्शन का सही रीजन भी है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो होती है वो कम देखी जाती है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, इसलिए लो स्पिन जो होता है वो कम देखा जाता है, ठीक है। यहां पर आपका ये चैप्टर हुआ समाप्त। छोटी सी वीडियो बनी है, सिर्फ 25 मिनट की, ठीक है, और उसमें हमने करीब करीब 30 MCQs कर लिए। तो ध्यान दे लो, सारे के सारे प्रीवियस ईयर है, इस तरीके के क्वेश्चन ही आएंगे। एग्जैक्टली ये तो नहीं, लेकिन इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसको तैयार करो, तब तक हम तैयार करते हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर।
राधे राधे।